नमस्कार। कैसा ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम कल संगत सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। संगत सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था कि उसका जो बेसिक है, यानी कि जो संगत सिद्धांत का आधार है वह टक्करें होती हैं। या फिर हमने पढ़ा कि जो सभी टक्करें होती हैं वे सभी टक्करें प्रभावी नहीं हो पाती, यानी कि सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं हो पाता है। यानी कि कुछ ही ऐसी टक्करें होती हैं जो प्रभावी होकर के अभिकारक अणुओं को किसमें बदलती है, बताओ, उत्पाद में बदलती है। तो फिर ऐसा क्या कारक है, ऐसा क्या कारण है या ऐसे क्या क्या अवरोध है जो हमें सभी टक्करों को प्रभावी होने से रोक रहे हैं। तो फिर हमने पढ़ा कि ऐसे दो कारक हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी टक्करें प्रभावित नहीं हो पाती हैं। वो दो कारक थे या वो दो अवरोध थे। एक तो था ऊर्जा अवरोध और एक था अभिविन्यास अवरोध। हमने पढ़ा ऊर्जा अवरोध के बारे में। फिर ऊर्जा अवरोध क्या होता है कि वह न्यूनतम ऊर्जा तो सभी अभिकारक अणुओं के पास होनी ही चाहिए, जिसकी सहायता से अभिकारक अणु क्या हो, बताओ, उत्पाद में बदले या फिर सक्रिय संकुल का निर्माण करे, जो कि ऊपर बना था ना मध्यवर्ती, वो वाला। तो आप मुझे बताइए, ऊर्जा अवरोध को पार करना होता है तो क्या सभी टक्करें जो हो रही हैं उन सभी में इतनी ऊर्जा हो पाती है क्या, बताओ? नहीं, किसी में होगी, किसी में नहीं होगी। हाँ, टक्करें तो सभी हैं, यानी कि सभी टक्करों से उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा कि अभिविन्यास भी सही होना चाहिए, यानी कि टकराने का जो दिशा है, यानी कि जो टकराने की जो दिशा है वह भी सही होनी चाहिए। यानी कि जिस अणु से टकराना है उसी से टकराना सही आवश्यक है। अगर टक्कर सही नहीं होगी, यानी कि अभिविन्यास सही नहीं होगा, तो फिर उत्पाद का निर्माण भी नहीं होगा, जैसा कि हमने पढ़ा था नाइट्रोजन वाले में। तो यह दो फैक्टर हमने पढ़े थे जिनकी सहायता से हम पता कर सकते हैं कि पूरी टक्करें क्यों प्रभावी टक्करें नहीं हो पा रही है। उसी का थोड़ा सा पार्ट अब बचा हुआ था, उसी को मैं अब आपको समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से, हमने यह पढ़ लिया कि जो सभी टक्करें होती है वो प्रभावी नहीं होती। तो फिर प्रभावी टक्करों को, सभी टक्करों को प्रभावी टक्करें बनने से कौन रोक रहा है, बताओ? दो कारक रोकते हैं। एक तो होता है ऊर्जा अवरोध और एक होता है अभिविन्यास अवरोध। यही पढ़ा अपन ने, ठीक है। यानी कि जो अभिकारक अणु इन दोनों अवरोधों को पार कर लेंगे वह रिएक्टेंट से किसमें बदल जाएंगे, बताओ? प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। यही हमने समझा। फिर हम जानते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है वह एक्चुअली में क्या होता है, सांद्रताओं में परिवर्तन बटा समय। यानी कि जितना जल्दी शीघ्रता से सांद्रताओं में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि जितना जल्दी अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाएगा उतना ही अभिक्रिया वेग का मान भी क्या हो जाएगा, बताओ? बढ़ जाएगा। यानी कि बताओ, जो अभिकारक अणु इन दोनों को जितना जल्दी पार करके उत्पाद में बदलेगा, अभिक्रिया वेग का मान क्या हो जाएगा, बताओ? बढ़ जाएगा। तो यही बात हम लास्ट में लिखेंगे कि अभिक्रिया वेग का मान हम निम्न कारकों की सहायता से बढ़ा सकते हैं। पहले दो कारक हैं उसमें। पहला कारक तो है, बताओ, जेड, यानी कि एकांक आयतन में अगर हम प्रति एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या को अगर हम बढ़ा दें तो बताओ उतनी ज्यादा टक्करों की संभावनाएं बढ़ जाएगी, यानी कि प्रभावी टक्करों की संभावना भी बढ़ जाएगी और प्रभावी टक्करें बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया वेग का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी टक्करों के कारण ही तो अभिकारक अणु बाद में बदलते हैं और वही तो क्या होता है, अभिक्रिया वेग होता है। यानी कि एक कारक तो होगा जेड जो हमारी अभिक्रिया वेग को बढ़ा देगा और एक कारक होगा, समझना ध्यान से, आपके लिए नया है, एफ। एफ क्या होता है? एफ होता है प्रभावी संघटकों का अंश। अंश का मतलब जानते हो आप? कुल में से वही चीज जो अपन परसेंट में निकालते हैं कि कुल नंबरों में से अपन के कितने नंबर आए, यानी कि कुल टक्करों में से ऐसी कौन सी टक्करें थी जो प्रभावी हैं, यही अंश क्या कहलाता है, बताओ? प्रभावी संघटकों का अंश कहलाता है। तो आपको पता है कि जितना ज्यादा प्रभावी संघटकों का अंश बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अभिकारक अणु ऊर्जा अवरोध को पार कर लेंगे और उत्पाद में बदल जाएंगे, यानी कि अभिक्रिया वेग का मान बढ़ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं
तब किन्हीं भी अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए इन दो ऊर्जा अवरोधों को पार करना पड़ेगा। अर्थात अभिक्रिया वेग का मान निम्न दो कारकों पर निर्भर करेगा। कौन कौन से दो कारक? एक तो जेड, बताओ जेड से क्या होगा? टक्करों की संख्या बढ़ेगी, टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अधिकाधिक अणु टकराएंगे, और अधिकाधिक अणु टकराएंगे तो बताओ क्या होगा? अभिकारक अणुओं से उत्पाद अणुओं का निर्माण हो जाएगा। ऐसे प्रभावी संकटों का अंश बढ़ने पर भी क्या होगा? प्रभावी संकटों का अंश बढ़ने पर क्या हो जाएगा? 10 में से जो संकट अंश क्या होता है बताओ? परसेंट, यानी कि 100 में से अगर पहले 10 ही टकरा रहे थे, मतलब 10 ही प्रभावी टक्कर कर रहे थे, तो जैसे जैसे परसेंट बढ़ेंगे यानी कि प्रभावी संकटों का अंश बढ़ेगा। 100 में से अगर अब 50, 60 या 70 अणु प्रभावी संकट करने लग जाएंगे तो बताओ अभिक्रिया वेग का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बताओ बढ़ जाएगा। यानी कि ये दोनों कारक क्या करेंगे? हमारे अभिक्रिया वेग का मान क्या कर देंगे? बताओ बढ़ा देंगे। यही हमें थोड़ा सा लास्ट में लिखना था, अब मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, जल्दी से लिखिए। इस प्रकार वे अभिकारक अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं जो देहली ऊर्जा, बेसिक में हम लिख सकते हैं ऊर्जा अवरोध। जो ऊर्जा अवरोध को क्या कर ले बताओ? पार कर ले, है ना। जो ऊर्जा अवरोध यानी कि देहली ऊर्जा व सही अभिविन्यास प्राप्त कर सके। अर्थात इस प्रकार से वे ही अभिकारक अणु उत्पाद में बदलेंगे जो देहली ऊर्जा व साथ ही सही अभिविन्यास प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त कर सके। अर्थात प्रभावी, जल्दी जल्दी से लिख लो तो, अतः प्रभावी संगठन कर सके। इस प्रकार अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों के समानुपाती होगा। पता चल गया? कौन से दो कारक पढ़े थे अपन ने? एक तो जेड पढ़ा था ऊपर और एक कौन सा पढ़ा था? एफ। तो वहां पर अपन लिखेंगे पहला तो कारक होगा संगत आवृत्ति, है ना, जेड, संगत आवृत्ति जेड। जेड बढ़ने पर टक्करों की संख्या बढ़ेगी और टक्करों बढ़ने से अभिकारक अणु किसमें बदलेंगे? उत्पाद में। और सेकंड था बताओ प्रभावी संगठनों का अंश यानी कि एफ। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ? अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो अभिक्रिया वेग है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जेड के और किसके? एफ के। इतना सा आपको लिखना है। यहाँ पे आपका वो जो प्रभावी संकट वाला टॉपिक था ना वह समाप्त होता है। जल्दी से लिखिए, है ना। मेरे वीडियो को रोक लेता हूँ, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे।